है। कल हमने फ्यूल एश हैंडलिंग सिस्टम डिस्कस किया था, को जनरेशन सिस्टम डिस्कस किया था, है ना। अब 3 पॉइंट इसमें रह गए हैं। ड्रॉट सिस्टम डिस्कस करना है। ड्रॉट सिस्टम क्या होता है, फीड वाटर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, फीड वाटर जो सप्लाई किया जाता है बॉयलर को, उसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या है, एंड बाइनरी साइकिल। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मॉड्यूल 1 में रह गया हमें डिस्कस करना। ड्रॉट सिस्टम, फीड वाटर ट्रीटमेंट एंड बाइनरी साइकिल। ठीक है, बाकी हमने सारा डिस्कस किया हुआ है, बॉयलर के टाइप्स, कंडेंसर, स्टीम हीटिंग रेट, ठीक है, देन फ्यूल एंड एश हैंडलिंग सिस्टम, को जनरेशन कल हमने डिस्कस किया था, तो ये सारा हो चुका है। तो अभी हम लोग बाइनरी साइकिल पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फीड वाटर ट्रीटमेंट देखेंगे, एंड ड्रॉट सिस्टम थोड़ा बड़ा है, इसको सेपरेट एक इस लेक्चर में नहीं कवर होगा, तो एक सेपरेट लेक्चर लेना पड़ेगा। ड्रॉट सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ठीक है, तो बाइनरी साइकिल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रैंकिन साइकिल याद है आप लोग को, रैंकिन साइकिल, पावर प्लांट का रैंकिन साइकिल। रैंकिन साइकिल में हम क्या यूज करते हैं, रैंकिन साइकिल जो स्टीम पावर प्लांट जिस साइकिल पे रन होता है, रैंकिन साइकिल उसको बोलते हैं। तो रैंकिन साइकिल में क्या था, हमने जो वर्किंग सब्सटेंस यूज किया था पावर प्लांट को रन करने के लिए, वो वर्किंग सब्सटेंस क्या था, वाटर। एंड वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, देन स्टीम को एक्सपैंड करते हैं टरबाइन ब्लेड के ऊपर, देन टरबाइन ब्लेड के ऊपर फोर्स एक्ट होता है, उससे टरबाइन का ब्लेड रोटेट होना स्टार्ट होता है, एंड देन टरबाइन का शाफ्ट रोटेट होता है, उससे हमें मैकेनिकल पावर जनरेट होता है। ठीक है, एंड देन अगेन हम क्या करते हैं, स्टीम जो एग्जॉस्ट होता है टरबाइन से, उसको कंडेंसर में कंडेंस करके फिर से थ्रू फीड पंप बॉयलर में सप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है रैंकिन साइकिल में, जो प्योर स्टीम पावर प्लांट होता है, वहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या है, वाटर है। ठीक है, वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन उसको फिर से कंडेंस करते हैं, फिर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस वाटर है, बट वाटर के साथ कुछ लिमिटेशन है, जैसे वाटर को कुछ रिक्वायरमेंट है। जैसे लिमिटेशन क्या होता है कि जो इक्विपमेंट का जो मटेरियल है, ठीक है, तो मटेरियल का प्रेशर टेम्परेचर सस्टेन करने की एक एबिलिटी होती है, मीन्स उससे ज्यादा प्रेशर टेम्परेचर पे वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता है। जैसे बॉयलर जिस मटेरियल का आप बना रहे हैं, या बॉयलर के ट्यूब्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक वर्किंग टेम्परेचर है। तो बाइनरी साइकिल में हम क्या करते हैं, दो फ्लूइड यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई भी दो फ्लूइड ले लीजिए कॉम्बिनेशन में, एंड दो फ्लूइड को यूज करके एक रिजल्टिंग पावर सिस्टम बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको पहले साइकिल ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे। मर्क्यूरी स्टीम बाइनरी साइकिल, यहाँ पे दो फ्लूइड लिया गया है, मर्क्यूरी एंड वाटर। ठीक है, मर्क्यूरी Hg जो होता है मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी एक फ्लूइड है, दूसरा फ्लूइड है वाटर। ठीक है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी स्टीम बाइनरी वेपर साइकिल। ठीक है, तो मर्क्यूरी स्टीम बाइनरी वेपर साइकिल को समझते हैं यहाँ पे डायग्राम में। देखिए, मेन 4 कंपोनेंट होता है कोई भी पावर प्लांट का मेनली। ऐसे तो उसमें बहुत सारे एसेसरीज रहेंगे, बहुत सारा छोटा छोटा कंपोनेंट रहेगा, ठीक है, सेफ्टी डिवाइसेस रहेंगे, कंट्रोल डिवाइसेस रहेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन मेन जो 4 कंपोनेंट होता है, एक मेन जो क्या होता है, बॉयलर। बॉयलर में हम क्या करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं, देन स्टीम को टरबाइन के अंदर एक्सपैंड, टरबाइन ब्लेड के ऊपर एक्सपैंड किया जाता है,
तो एक टरबाइन जो हुआ ये मेन पार्ट हुआ, बॉयलर मेन पार्ट हुआ। अब बॉयलर में बहुत सारे ऐसे सीरीज लगे होते हैं, वो एक अलग केस है। ठीक है, बहुत सारा उसमें सेफ्टी डिवाइसेस लगा रहेगा, वाटर लेवल कंट्रोलर लगा रहेगा, ठीक है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस लगे रहेंगे। तो ये सब अलग पार्ट है, लेकिन मेन जो पावर प्लांट का जो हम बात कर रहे हैं कि जो मेन चार पार्ट है वो कौन सा है, तो बॉयलर जो स्टीम को जनरेट करता है, टरबाइन जो मैकेनिकल पावर जनरेट करता है, एंड देन स्टीम को कंडेंस करने के लिए हमें एक हीट एक्सचेंजर चाहिए जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है, तो कंडेंसर एक मेन पार्ट हुआ। एंड अगेन जो कंडेंसेट है, जो कंडेंस्ड वाटर है, उस कंडेंस्ड वाटर को फिर से बॉयलर में सप्लाई करना है, ये तो उसके लिए हमें फीड पंप चाहिए होता है। ठीक है, तो ये चार मेन डिवाइस है, समझ में आया? बॉयलर, ठीक है, कंडेंसर, पंप। बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया, कंडेंसर हो गया एंड पंप हो गया। बाकी इसमें आप जाएंगे वहां पे पावर प्लांट देखेंगे तो ये सिर्फ चार मेन कंपोनेंट हुआ। इसके अलावा बहुत सारी पाइपिंग दिखेगी, बहुत सारा सेफ्टी डिवाइसेस दिखेंगे, उसमें कंट्रोल डिवाइसेस दिखेंगे। जैसे बॉयलर में ही हम देखते हैं तो इकोनोमाइजर है, फीड पंप वाटर हीटर है, एयर प्री हीटर है, ठीक है, सुपर हीटर है, यानी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट रहेंगे। लेकिन जो मेन जो पार्ट्स हुआ वो एक बॉयलर हुआ जो स्टीम जनरेटर हुआ, इसको स्टीम जनरेटर बोलेंगे। देन टरबाइन हुआ जो मैकेनिकल पावर जनरेट करेगा। कंडेंसर जो हो गया एक मेन पार्ट है। अब कंडेंसर में भी हमने देखा था, कंडेंसर के बहुत सारे टाइप्स थे, देन कंडेंसर में बहुत सारे पार्ट्स थे तो वो एक एक कंडेंसर यूनिट हो गई। वैसे ही एक फीड पंप हो जाएगा जो कंडेंसेट को सप्लाई करेगा अगेन बॉयलर के अंदर ठीक है, अब इसमें ये सब सिस्टम को रन करने के लिए एक वर्किंग सब्सटेंस चाहिए। तो स्टीम पावर प्लांट में वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? वाटर। तो वाटर को हम सप्लाई करते हैं, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, देन स्टीम को टरबाइन ब्लेड के ऊपर एक्सपैंड करते हैं, टरबाइन ब्लेड रोटेट होता है, देन अगेन स्टीम जो एग्जॉस्ट होगी टरबाइन से उसको कंडेंसर में कंडेंस कर लिया जाएगा, फिर से वही वाटर को बॉयलर के अंदर सप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसेस है। अब ये बाइनरी साइकिल में क्या हो रहा है इसको समझिए। बाइनरी साइकिल में हम फर्स्ट साइकिल जो है इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो ज्यादा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 600 डिग्री सेल्सियस। तो 600 डिग्री सेल्सियस पे इसकी बॉइलिंग होगी, देन वो स्टीम यानी उसका जैसे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है वैसे ही मर्क्यूरी भी कन्वर्ट होगा गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे बॉयलर को गर्म किया, बॉयलर में मर्क्यूरी को बॉयल किया जाएगा, देन वहां से बॉयलर का यानी जो मर्क्यूरी का गैसियस फॉर्म होगा वो जनरेट होगा। देन उसको एमटी का मतलब क्या है? मर्क्यूरी टरबाइन। तो मर्क्यूरी टरबाइन ब्लेड के ऊपर एक्सपैंड किया जाएगा। देन जो गैसियस फॉर्म में मर्क्यूरी है टरबाइन ब्लेड के ऊपर वर्क डन करेगा, मींस प्रेशर अप्लाई करेगा एंड टरबाइन ब्लेड रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ से जो एग्जॉस्ट होगा मर्क्यूरी गैसियस फॉर्म में, ठीक है, वो उसका टेम्परेचर वेरी हाई होगा, मीन्स ऑलमोस्ट मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? कंडेंसर में कूल करेंगे, उसको कंडेंस करेंगे, लिक्विड फॉर्म में लाएंगे एंड देन उसको फीड पंप के थ्रू फिर से बॉयलर, मर्क्यूरी का जो बॉयलर है उसमें सप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये एक साइकिल हो गई, ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 है ना, 1 से 2 मर्क्यूरी टरबाइन का प्रोसेस है, 2 से 3 मर्क्यूरी कंडेंसर का प्रोसेस है, देन 3 to 4 फीड पंप का प्रोसेस है एंड देन 4 to 1 मर्क्यूरी बॉयलर का प्रोसेस है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया साइकिल। ओके, अब यहाँ पे मेन फंक्शन देखिए, ये जो मर्क्यूरी सर बोलिए। सर मैक्सिमम बॉइलिंग टेम्परेचर किसका होता है सर लिक्विड फॉर्म में, मतलब जैसे मर्क्यूरी? देखिए वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 374 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 374 यस सर। पर वाटर को हीट किया जाएगा 221 बार पे,
तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिक्विड से सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका एक लिमिटेशन हो गया है ना, कि उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो वेरी हाई है वाटर का। लेकिन मर्क्यूरी का क्या होता है, सैचुरेशन प्रेशर लो होता है एंड बॉइलिंग टेम्परेचर वेरी हाई होता है। ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए बॉयलर का यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस है। तो 600 डिग्री सेल्सियस पे मर्क्यूरी बॉयल होगा, देन वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा एंड देन उसको एक्सपैंड करेंगे मर्क्यूरी टरबाइन प्लेट के ऊपर। देन वहां से जो गैसेस फॉर्म में मर्क्यूरी निकलेगा उसको कंडेंस करना है। अब उसको कंडेंस करने के लिए कोई कूलिंग सिस्टम चाहिए, है ना। कंडेंसर में हम वाटर को, कोल्ड वाटर सप्लाई करते थे स्टीम को कंडेंस करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोल्ड वाटर सप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ट्यूबिंग रहेगी, ट्यूब के अंदर कोल्ड वाटर सप्लाई किया एंड ट्यूब के सरफेस के ऊपर मर्क्यूरी को, मर्क्यूरी जो गैसियस फॉर्म में है उसको एक्सपैंड कर दिया, मीन्स उसको फ्लो करा दिया। तो क्या होगा, मर्क्यूरी गैसियस फॉर्म में वेरी हॉट है, मीन्स ऑलमोस्ट उसका 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है। तो 500 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप ट्यूब के ऊपर सप्लाई करोगे, जिस ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर तो 374 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, सुपर हीटेड वेपर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें समझिए, जो मर्क्यूरी कंडेंसर है ये एक बॉयलर की तरह काम करने लगेगा, है ना। यहाँ पे मर्क्यूरी कंडेंसर एक्ट एज अ बॉयलर, स्टीम बॉयलर। तो यहाँ पे मर्क्यूरी कंडेंस भी हो जाएगा ड्यू टू हीट एक्सचेंज बिटवीन वाटर एंड मर्क्यूरी, है ना। तो यहाँ पे मर्क्यूरी कंडेंस हो गया एंड साथ साथ में क्या हो गया, वाटर जो फ्लो हो रहा था, मीन्स वाटर जो हमने यूज किया था मर्क्यूरी को कंडेंस करने के लिए, वो वाटर को इतना ज्यादा हीट मिला कि वो सुपर हीटेड वेपर बन गया, या समझिए सैचुरेटेड वेपर बन गया। तो यहाँ ये जो मर्क्यूरी कंडेंसर है ये स्टीम बॉयलर की तरह वर्क करने लगेगा। ठीक है। देन यहाँ से स्टीम जो निकलेगी वो सुपर हीटेड स्टीम हो सकती है, या वेट स्टीम हो सकती है, या सैचुरेटेड स्टीम हो सकती है। बाद में हम उसको और हीट करके सुपर हीटेड कर लेंगे, या डायरेक्टली सुपर हीटेड भी निकल सकती है। तो सुपर हीटेड स्टीम को हम स्टीम टरबाइन के ऊपर, स्टीम टरबाइन का जो ब्लेड है, स्टीम मींस स्टीम टरबाइन ब्लेड, तो स्टीम टरबाइन में एक्सपैंड कर देंगे एंड देन वहां से जो वो वाटर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो वाटर मर्क्यूरी कंडेंसर से जो स्टीम निकल रही है वो सुपर हीटेड स्टीम होगी, तो डायरेक्टली हम स्टीम टरबाइन में उसको एक्सपैंड कर देंगे। लेकिन अब ये इंश्योर नहीं है हम कि वो जो वाटर यानी स्टीम यहाँ से जो मर्क्यूरी कंडेंसर से निकल रही है वो सुपर हीटेड है या वेट है। तो इसलिए उसको क्या किया है, ले जाकर मर्क्यूरी बॉयलर से पास किया है। तो मर्क्यूरी बॉयलर में तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो वहां पे जो वेट स्टीम भी होगा तो वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। देन सुपर हीटेड स्टीम को एक्सपैंड किया गया है स्टीम टरबाइन में एंड देन स्टीम टरबाइन के ऊपर वर्क डन करेगा, यहाँ से हमें मैकेनिकल पावर जनरेट होगा। देन स्टीम कंडेंसर है, एक और कंडेंसर, यहाँ पे दो कंडेंसर है, एक मर्क्यूरी कंडेंसर, एक स्टीम कंडेंसर। इसमें कोल्ड वाटर फ्लो होगा एंड स्टीम कंडेंस हो जाएगी एंड देन स्टीम को फिर से हम सप्लाई कर देंगे मर्क्यूरी कंडेंसर में। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मर्क्यूरी, एक तो हुआ कि एक मर्क्यूरी बॉयलर है, मर्क्यूरी बॉयलर में हम मर्क्यूरी को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन उसको मर्क्यूरी टरबाइन में एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इससे एक पावर हमें जनरेट हुआ। साथ ही में यहाँ पे अगर मर्क्यूरी को कंडेंस करने के लिए सिर्फ वो यहाँ पे वाटर फ्लो कराते हैं यानी उस वाटर को कुछ पावर यानी उससे पावर नहीं जनरेट करते, तो ये सिंपल एक स्टीम टरबाइन की तरह ही होता। सिर्फ स्टीम टरबाइन में जो वाटर यूज कर रहे थे उसकी जगह मर्क्यूरी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बस इतना ही होता। बट बाइनरी सिस्टम इसको क्यों बोल रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे जो मर्क्यूरी कंडेंसर में जो वाटर फ्लो कराया जा रहा है स्टीम यानी मर्क्यूरी को कंडेंस करने के लिए, वो वाटर सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है या वेट स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। देन उस वाटर को हम यूज कर रहे हैं अगेन पावर जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे मर्क्यूरी एक फ्लूइड हो गया जो पावर जनरेट कर रहा है
दूसरा वाटर भी एक फ्लूइड हो गया जो पावर जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर पे, है ना, मर्क्यूरी हायर टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, वाटर लोअर टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है। तो दो यहाँ पे फ्लूइड है जो अलग अलग टेम्परेचर पे एक ही सिस्टम के अंदर वर्क कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी वेपर साइकिल, बाइनरी सिस्टम। ठीक है। अब इसी को यहाँ पे पूरी कहानी लिखी हुई है। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड सब्सटेंस जो होता है, अगर मान लीजिए वाटर हम वर्किंग सब्सटेंस लेते हैं तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्लूइड शुड हैव क्रिटिकल टेम्परेचर वेल अबव द हाईएस्ट टेम्परेचर सेट बाय मेटलर्जिकल लिमिट ऑफ कंस्ट्रक्शनल मटेरियल। मींस जो हम पूरे पावर प्लांट में जो बॉयलर एंड पाइपिंग वगैरह का जो मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि जो मेटलर्जिकल लिमिट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मींस मेटलर्जिकल क्या होता है, मेटलर्जी आपने पढ़ा हुआ है मटेरियल के बारे में, है ना। तो जो मटेरियल का जो लिमिट है टेम्परेचर का, उससे ज्यादा टेम्परेचर क्या बोल रहा है, फ्लूइड शुड हैव क्रिटिकल टेम्परेचर वेल अबव द हाईएस्ट टेम्परेचर सेट बाय मेटलर्जिकल लिमिट्स। जो मटेरियल हमने बॉयलर में यूज किया है उसका जो भी टेम्परेचर है उससे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए वर्किंग फ्लूइड का। एंड साथ में क्या होना चाहिए, फ्लूइड शुड हैव सैचुरेशन प्रेशर एट मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर। तो साइकिल टेम्परेचर जो साइकिल होता है उसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है, जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन होगा, तो फ्लूइड शुड हैव सैचुरेशन प्रेशर। जो सैचुरेशन प्रेशर फ्लूइड का, सैचुरेशन प्रेशर पता है ना, जिसपे फ्लूइड का फेज चेंज होता है, जिस प्रेशर पे फेज चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। तो सैचुरेशन प्रेशर क्या बोल रहा है, मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठीक है, saturation pressure, no strength problem, and a saturation pressure at minimum cycle temperature that causes no difficulty of leakage from atmosphere। तो इतना समझिए, सैचुरेशन प्रेशर लो होना चाहिए एंड क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होना चाहिए। लेकिन वाटर के साथ क्या प्रॉब्लम है, वाटर हैज अ क्रिटिकल टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर का 374 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर है, विच इज अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन द टेम्परेचर लिमिट सेट बाय द मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी जो बॉयलर का मटेरियल वगैरह है, तो मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 600 या 650 पौने 700 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर, लेकिन कितना है ये 374 ही है। ठीक है, तो 300 डिग्री सेल्सियस कम है। अब सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर इज क्वाइट हाई एट इवन मॉडरेट टेम्परेचर, इसका सैचुरेशन टेम्परेचर भी वेरी हाई है, so it does not have desirable property of higher temperature. Therefore, in high temperature region, a substance which has low saturation pressure should be used. मीन्स हाई टेम्परेचर रीजन में जिस सब्सटेंस का लो सैचुरेशन टेम्परेचर हो वो फ्लूइड यूज किया जाएगा एंड शुड हैव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर वेल अबव द मेटलर्जिकल लिमिट ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, मर्क्यूरी एंड वाटर को सिलेक्ट किया जाता है। So it can be concluded no single working substance fluid satisfy all desirable requirement, means low saturation pressure and high critical temperature। कोई एक वर्किंग सब्सटेंस इस दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता है। इसलिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पे डिफरेंट वर्किंग फ्लूइड हमें लेना पड़ेगा। So let us think striking a combination of any two working fluid which are well suited together, such as mercury and water. In such case, two vapor cycle operating on two different working fluid are put together. Arrangement is called binary vapor
साइकिल। तो इसमें 2 फ्लूइड सिलेक्ट किया गया है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी साइकिल बोलते हैं। Mercury has comparatively a small saturation pressure and high temperature value, but due to excessive low pressure value, ठीक है, large specific volume at low temperature, it cannot be used alone। इसका लो प्रेशर पे स्पेसिफिक वॉल्यूम हाई होती है, तो बोल रहा है कि इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं एज अ सिंगल फ्लूइड। सो मरकरी ऑल्सो डज नॉट वेट, इसका जो वेटिंग सरफेस की वेटिंग प्रॉपर्टी जो होती है, मर्क्यूरी देखते हैं, मर्क्यूरी अगर आप सरफेस पे रखेंगे तो स्फेरिकल फॉर्म में आ जाएगा। स्फेरिकल फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, वो सरफेस को वेट नहीं करेगा, तो वेट नहीं करेगा तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट लो हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाने के लिए मर्क्यूरी में क्या किया जाता है, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम इज एडेड टू गिव वेटिंग प्रॉपर्टी विथ स्टील। ठीक है, तो स्टील अगर मान लीजिए ट्यूब स्टील का है, उस ट्यूब में मर्क्यूरी फ्लो हो रहा है, तो वेटिंग प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए उसमें मर्क्यूरी एंड पोटेशियम मिलाया जाता है, जिससे उसकी वेटिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। एंड स्टीम इज यूज्ड विथ mercury for overcoming some limitation of mercury. Thus, in combination of mercury steam, the mercury is used for high pressure while steam is used for low pressure region। ठीक है, तो 2 प्रेशर रीजन है यहाँ पे। इसका लेआउट तो मैंने डिस्कस कर दिया है यहाँ पे। बाइनरी साइकिल पूछेगा तो ये आप डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, इसमें मर्क्यूरी का फंक्शन लिखिएगा क्या है। यहाँ पे स्टीम जो है वो लो प्रेशर रीजन है, यानी 2 साइकिल यहाँ पे आपको दिख रही है ना, एक स्टीम की साइकिल है, तो स्टीम वाला लो प्रेशर साइकिल रहेगा एंड मर्क्यूरी वाला हाई प्रेशर साइकिल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टीएस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं मर्क्यूरी लेवल का क्या दिया है यहाँ पे, 1 2 3 4। 1 2 3 4 कौन सा प्रोसेस था, मर्क्यूरी का। 1 2 3 4। 1 2 कौन सा प्रोसेस है, टरबाइन का। 2 2 3 कंडेंसर, 3 2 4 पंप एंड 4 2 1 बॉयलर। ठीक है, तो उसका रैंकिन साइकिल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। 1 2 2 टरबाइन में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ, देन 2 2 3 आपका ये कंडेंसर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर कंडेंसर में हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। देन 3 2 4 ये पंप वर्क है, आइसेंट्रोपिक पंप वर्क यहाँ पे बोला जाएगा। एंड 4 2 1 ये हीट एडिशन प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर इन बॉयलर। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 4 ये देख रहे हो, ये हायर प्रेशर है। एंड दूसरा जो साइकिल ड्रॉ किया गया वो लोअर प्रेशर साइकिल है, वो ABCD यहाँ पे देखिए। ठीक है, ए से बी स्टीम टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा है, बी से सी स्टीम कंडेंसर कंडेंस हो रहा है, बी से सी से डी आपका स्टीम वाला साइकिल में ये फीड पंप है, देन डी से ई ये बॉयलर हो गया, स्टीम बॉयलर हो गया, जो मर्क्यूरी कंडेंसर है वही आपका स्टीम बॉयलर हो गया। ठीक है, एंड देन ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लो प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन वाला जो है वो आपका मर्क्यूरी बॉयलर है, मर्क्यूरी का ऑपरेशन है, मर्क्यूरी पावर प्लांट का। एंड ये रैंकिन साइकिल जो ABCD आपको दिखा रहा है, ABCDE ये कौन सा है, स्टीम का है। ठीक है, तो TS डायग्राम भी ड्रॉ कर दीजिएगा। एंड इसका वर्क डन एंड इफिशियंसी नीचे दिया हुआ है। कोई भी साइकिल की इफिशियंसी क्या होती है, नेट आउटपुट, नेट वर्क डन आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे सिस्टम है। नेटवर्क आउटपुट क्या होगा, तो टरबाइन जो आपका मर्क्यूरी टरबाइन है उसका आउटपुट प्लस स्टीम टरबाइन का आउटपुट माइनस पंप वर्क। 2 पंप यूज किया गया है, मर्क्यूरी को सप्लाई करने के लिए एंड दूसरा आपको स्टीम को सप्लाई करने के लिए, तो वो दोनों पंप का ये वर्क को ऐड कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है,
तो पावर आउटपुट बाय मर्क्यूरी टरबाइन, पावर आउटपुट बाय स्टीम टरबाइन माइनस पंप वर्क, तो ये हो गया नेटवर्क। अब इसी को इंथैल्पी के टर्म में हम लिख सकते हैं, पावर आउटपुट ऑफ मर्क्यूरी टरबाइन क्या होगी, तो मास फ्लो रेट ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, एंड H1 माइनस H2 उसका इंथैल्पी डिफरेंस, इनलेट पे इंथैल्पी कितनी है टरबाइन के इनलेट पे, एंड टरबाइन के आउटलेट पे इंथैल्पी कितनी है यानी मर्क्यूरी की, तो ये मर्क्यूरी का इंथैल्पी डिफरेंस हो गया। देन स्टीम टरबाइन का पावर कैसे निकालेंगे, तो मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम थ्रू स्टीम टरबाइन एंड HA इनलेट पे कितनी इंथैल्पी है स्टीम की माइनस आउटलेट पे इंथैल्पी कितनी है, ठीक है। पंप वर्क कैसे निकाला जाएगा, तो सिमिलरली मास फ्लो रेट थ्रू द पंप, मर्क्यूरी का मास फ्लो रेट थ्रू पंप H4 माइनस H3, वैसे ही स्टीम का मास फ्लो रेट थ्रू पंप, ठीक है। एंड देन हीट एडेड, हीट कहाँ पे ऐड हो रहा है, तो मर्क्यूरी बॉयलर में हो रहा है ना, मर्क्यूरी बॉयलर में हीट ऐड किया जा रहा है, एंड देन स्टीम जो है, स्टीम जो क्रिएट हो रही है कहाँ पे हो रही है, ये मर्क्यूरी कंडेंसर में, तो वहां पे भी हीट ऐड हो रहा है, ये दोनों हीट ऐड हम निकाल लेंगे, एंड देन नेट वर्क बाय हीट एडेड, यही हो जाएगी बाइनरी साइकिल की इफिशियंसी, ठीक है। तो इसका मैंने आपको पूरा अलग से बनाकर इसका वर्ड फॉर्मेट में मैंने इसका नोट्स आपको ग्रुप पे डाल दिया है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है अपना फीड वाटर ट्रीटमेंट, ये भी मैंने कल ये पोस्ट कर दिया था ग्रुप पे इसका मटेरियल, ठीक है। फीड वाटर ट्रीटमेंट, जो बॉयलर में फीड वाटर सप्लाई किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है कि फीड वाटर जो सप्लाई किया जाएगा उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटी होती है, क्या क्या ट्रबल आता है अगर फीड वाटर को ट्रीट नहीं किया जाएगा, मीन्स ट्रीट करके उसको सप्लाई नहीं किया जाए बॉयलर के अंदर, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। देन इम्प्योरिटीज, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती है उसमें, ठीक है, वाटर के अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटी होती है उसका क्लासिफिकेशन, एंड द मेथड ऑफ फीड वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो पहले तो ट्रबल देखते हैं हम लोग कि ट्रबल ड्यू टू इम्प्योरिटी क्या क्या ट्रबल हो सकता है, दूसरा इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती है, देन उसको क्लासिफाई करेंगे, एंड मेथड उसका देखेंगे कि फीड वाटर को कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। स्केल फॉर्मेशन, स्केल फॉर्मेशन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ट्यूब का जो बॉयलर की जो ट्यूब्स होगी जिसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ट्यूब्स के अंदर क्या होता है जो वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है उसकी वजह से क्या होता है जो उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, वाटर के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो ट्यूब के सरफेस पे डिपॉजिट होने लगते हैं, एंड डिपॉजिट होने का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं, स्केल फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जो भी सॉल्ट एंड मिनरल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स है वाटर के अंदर, अगर वो ट्यूब के सरफेस पे जमा होने लगेगा तो ट्यूब के सरफेस की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी कम होने से क्या होगा इफेक्ट, कंडक्टिविटी अगर कम हो गया तो कंडक्टिविटी कम होने का इफेक्ट एक तो हीट ट्रांसफर पे पड़ेगा, तो हीट ट्रांसफर रिड्यूस हो जाएगी एंड उससे बॉयलर का इफिशियंसी पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट क्या होता है कि जो स्केल फॉर्मेशन होगा, वो स्केल फॉर्मेशन जब ट्यूब का सरफेस हॉट होगा तो उस वक्त जो स्केल उसके ऊपर जमा हुआ है वो भी हॉट हो जाएगा, है ना। बट वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, एंड ट्यूब का जो सरफेस है, ट्यूब कॉपर का या एल्युमिनियम का बनाया जाएगा या स्टील का बनाया जाएगा, ठीक है, तो इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है,
ये जल्दी गर्म भी होगा, जल्दी ठंडा भी होगा। लेकिन आपका जो स्केल जो फॉर्म हुआ है ट्यूब के सरफेस के ऊपर ड्यू टू इम्प्योरिटी इन वाटर, ठीक है, वो स्केल क्या है, पुअर कंडक्टर है, तो उसकी हीटिंग लेट से होगी एंड ज्यादा देर तक हॉट रहेगा, धीरे धीरे कूल होगा, क्योंकि वो जल्दी जो पुअर कंडक्टर होता है वो इजिली हीट को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हॉट हो गया तो फिर उसको ठंडा भी होने में टाइम लगेगा। तो इस दोनों डिफरेंस की वजह से क्या होगा, जब मान लीजिए बॉयलर बंद हुआ, ठीक है, एंड उसमें कोल्ड वाटर सप्लाई हुआ, फिर उसके बाद बॉयलर ऑन होगा तो स्टीम जनरेट होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ट्यूब का सरफेस है वो जल्दी कूल हो जाएगा, एंड जबकि ये जो या मान लीजिए हीटिंग उस वक्त चालू हुआ तो पहले ये हॉट हो जाएगा सरफेस, एंड ये जो स्केल फॉर्म हुआ है वो देरी से हॉट होगा, है ना। एंड जब रिवर्स उसका जब बॉयलर बंद करेंगे तो ये सरफेस जल्दी कूल हो जाएगा एंड जो स्केल है वो लेट से कूल होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन आप लोगों को पता होगा कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो मटेरियल क्या होता है, एक्सपैंड करता है, ठीक है, मटेरियल एक्सपैंड होगा। इसका एक और इफेक्ट यहाँ पे भी हो सकता है कि जो स्टील या कॉपर है उसका थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है, एंड दूसरा जो स्केल फॉर्म हुआ है उसका थर्मल एक्सपेंशन कम है। तो अगर दो मटेरियल एक साथ चिपक गए हुए हैं और एक का थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा हो दूसरे का कम हो, तो दोनों एक साथ एक्सपैंड नहीं करेगा, दोनों एक साथ एक्सपैंड नहीं करेगा तो क्या होगा, ट्यूब के सरफेस में स्ट्रेन डेवलप होगा, है ना, स्ट्रेस आएगा, उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा एंड उसकी वजह से पाइप क्रैक हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम आ जाता है ड्यू टू स्केल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वन बाय वन। नाउ यू मस्ट हैव सीन इमर्सन वाटर हीटर हम लोग यूज करते हैं ठंडा के टाइम में, है ना। वाटर को हीट करने के लिए एक यानी हीटर आता है, उसको पानी में डाल दीजिए एंड ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि एक कुछ टाइम यूज करने के बाद वो जो हीटर होता है, हीटर के सरफेस पे कुछ लेयर जमा होने लगता है ना, पाउडर फॉर्म टाइप का होता है, उसको आप ऐसे खरोचेंगे तो वो साफ हो जाएगा, ठीक है। वही उसी को हम बोलते हैं स्केल फॉर्मेशन, ठीक है। जो डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ हीटर है उसी को बोला जाता है स्केल फॉर्मेशन। ऑब्जर्व किया है कि नहीं आप लोगों ने, जो वाटर हीटर यूज करते होंगे वो देखते होंगे, वाटर हीटर जब हम यूज करते हैं तो पानी में डालते हैं एंड फिर वाटर हीट होने के बाद हम उसको निकाल कर रख देते हैं, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन टाइम यूज करने के बाद 5 महीना 6 महीना या एक पूरा सीजन आप यूज कीजिए तो देखेंगे कि जो हीटर है हीटर के सरफेस पे कुछ लेयर जमा हो गया है, ठीक है। वो जो लेयर होता है उसी को बोला जाता है स्केल फॉर्मेशन, ठीक है। So water taking bath, some of the purpose, there is a white layer which is formed uh, during some duration, and while white layer is formed on the surface of immersion heater, ये जो white लेयर फॉर्म होता है वो पाउडर चौक लाइक पाउडर का होता है, उसको आप नाखून से भी खरोचेंगे तो साफ हो जाता है वो। So which is deposited in and this layer is quite sufficient to prevent the heat transfer। क्यों, क्योंकि ये जो लेयर होता है ये एक इंसुलेटर हो जाता है, इंसुलेटर होता है। So in that case what happen when we heat the water, the surface temperature of immersion heater has to be increased in order to maintain the same amount of heat transfer, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हीटर के सरफेस पे एक लेयर जमा हो गया है जो इंसुलेटर है, तो हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से अगर सेम हीट ट्रांसफर रेट मेंटेन करना है तो हीटर का सरफेस को और ज्यादा हॉट होना पड़ेगा, एंड दिस ओवर शूटिंग ऑफ टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है, जो हीटर का सरफेस है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। So when suppose boiler inside a boiler there is a deposition, इसी तरह अगर बॉयलर की बात किया जाए तो बॉयलर में भी क्या होता है, इसी तरह का डिपोजिशन होगा एंड सरफेस इनसाइड
ट्यूब के इनसाइड में क्या हो जाएगा, जिससे वाटर जो फ्लो हो रहा है इनसाइड में, ट्यूब के इनसाइड में वाटर फ्लो होगा, एंड वाटर में जो इम्प्योरिटी है वो धीरे धीरे क्या होगा, ट्यूब के इनसाइड सरफेस पे जमा होने लगेगा। ठीक है, एंड उसी की वजह से क्या होगा, एक the heat transfer is hampered due to presence of this layer. This layer is called scale formation. This scale formation and surface of tube inside the surface of tube. So this is to be prevented. है ना, समझ में आया ये? अब उसी कंडीशन में अगर हम ट्यूब सरफेस को सेम हीट ट्रांसफर मेंटेन करना चाहते हैं तो ट्यूब सरफेस को ओवर हीटिंग करना पड़ेगा। And suppose in boiler which is working on high temperature, so overheating may cause blister on the surface and tube may get ruptured. उसकी वजह से ट्यूब ज्यादा टेम्परेचर पे वर्क करने से क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। एंड ये स्केल क्या होता है, दिस स्केल इफ देयर इज अ सॉल्ट होता है, एक्चुअली जो वाटर में सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ये जमा हो जाते हैं। ठीक है, they deposited on the surface. So what happened when temperature of water increased due to reduced solubility of this salt in water? जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सॉल्ट्स जो है उससे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, वाटर से सेपरेट हो जाएंगे एंड गेट्स प्रेसिपिटेट होकर ये क्या होंगे, सरफेस पे जमा हो जाएंगे। एक मिनट अटेंडेंस में ले लेता हूँ। ठीक है, एक क्लास और लगेगा और ये जो वाटर ट्रीटमेंट एंड ड्रॉट सिस्टम एक क्लास में हम लोग